बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस मैनेजमेंट का चैप्टर 10 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन आज हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर द फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ जॉब्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट पोजीशन जो हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको फॉर्मली जो डिज़ाइन बनाया जाता है हायरार्की की शक्ल में, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन से मुराद ये है कि वो प्रोसेस जिसमें 6 की एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे या तो वो वर्क स्पेशलाइजेशन के तौर पर हो सकता है जिसमें डिफरेंट जॉब्स की डिफरेंट जो काम हो रहा होता है उसके एक पर्टिकुलर स्पेशल फील्ड जो है वो नज़र आता है हमें। सेकंड वन इज़ द डिपार्टमेंटलाइजेशन, जिस तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है। इस तरह चेन ऑफ कमांड के लिहाज से भी आप कर सकते हैं कि एक ऊपर मैनेजर है और उसके नीचे 5-6 डिपार्टमेंट्स दे दिए गए हैं, तो चेन ऑफ कमांड के लिहाज से आप ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन बना सकते हैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल है कि एक जो हायरार्की के अंदर अगर ऊपर एक मैनेजर है तो उसके नीचे 20 बंदे होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे, तो दैट इज़ स्पैन ऑफ कंट्रोल के लिहाज से भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं। और सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन भी हो सकती है कि डिसीजन मेकिंग जो है क्या एक ऊपर वाली सतह पर होगी और पूरे के पूरा ऑर्गेनाइजेशन की सेंट्रलाइज्ड हायरार्की है, या मीन के डिसीजन मेकिंग एक ही जगह से कंट्रोल किया जा रहा है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, या लोकली लेवल पर मैनेज किया जा रहा है। और आखिरी है जी फॉर्मलाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन जो है वो इन वे से इन एलिमेंट्स के गिर्द जो कि प्रोसेस नज़र आ रहा है हमें डिसीजन के लिहाज से वो घूम रहा होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप वर्क स्पेशलाइजेशन को देखें तो डिग्री टू विच टास्क इन द ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड, जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि आपने अपने जो टास्क्स हैं उसके लिहाज से जॉब को डिवाइड कर दिया जाता है कि एक जैसी जॉब जो है वो एक डिपार्टमेंट में हो रही है तो हम कहते हैं जी वर्क स्पेशलाइजेशन है। ओवर स्पेशलाइजेशन कैन रिजल्ट इन ह्यूमन डिसइकोनॉमीज फ्राम बोरिडम, फटीग, स्ट्रेस, पुअर क्वालिटी, इंक्रीज एब्सेंटिज्म एंड हायर टर्नओवर। जैसा कि जब वर्क स्पेशलाइजेशन के अंदर एक ही जैसा काम हो रहा होता है तो अल्टीमेटली जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बाज़ का तंग आ जाते हैं, बोरिडम फील करते हैं, मेंटली स्ट्रेस में चले जाते हैं या एब्सेंटिज्म में चले जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर चले जाते हैं। दैट मीन ड्यू टू ओवर स्पेशलाइजेशन, जब एम्प्लॉयज़ के अंदर कोई नई आइडियाज़, नई चीज़ें नहीं आ रही होती और पुरानी चीज़ों को वो बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, तो उसका एक ये नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय टाइप में अगर आप फंक्शनल के लिहाज से देखें तो ग्रुपिंग जॉब्स बाय फंक्शन परफॉर्म्ड, कि डिफरेंट फंक्शन जो हैं एक जैसे जो फंक्शंस हैं उनको ग्रुप कर दिया गया हुआ है। प्रोडक्ट के लिहाज से देखें तो ग्रुपिंग जॉब्स बाय प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट की लाइन के लिहाज से अगर डिटर्जेंट की प्रोडक्ट्स हैं, अगर ईटेबल एडिबल गुड्स हैं, मतलब उस लिहाज से आप उनको प्रोडक्ट वाइज ग्रुपिंग कर लेते हैं। जियोग्राफिकली मीन कि आप एरिया वाइज, टेरिटरी वाइज आप डिवाइड कर देते हैं कि जनाब ये डिस्ट्रिक्ट या डिवीज़न फलाना एरिया है, ये पंजाब की टेरिटरी है, ये KPK की टेरिटरी है। तो जियोग्राफिकली आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर लेते हैं जियोग्राफिकली तौर पर। प्रोसेस के लिहाज से देखा जाए तो ग्रुपिंग जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट और कस्टमर फ्लो। और लास्ट वन इज़ कस्टमर के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो कस्टमर को भी हमने सेगमेंटेशन की गई होती है, जैसे कंज्यूमर या कॉर्पोरेट लेवल के कस्टमर्स हैं। तो दैट मीन इस तरह हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो डिपार्टमेंटलाइजेशन है वो इन तरीक़ों से बना सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल नज़र आ रही है आपको कि कस्टमर डिपार्टमेंट है, जैसे डायरेक्टर ऑफ सेल्स है ऊपर, इसके नीचे मैनेजर रिटेल अकाउंट्स हैं, मैनेजर होलसेल अकाउंट्स हैं, मैनेजर गवर्नमेंट अकाउंट्स हैं। तो उस हवाले से सेल्स के हवाले से जो डिपार्टमेंट है वो हमें नज़र आ रहा होता है। तो इस तरह ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन जो है वो डेवलप किया जाता है। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि चेन ऑफ कमांड के लिहाज से अगर हम नोट करें तो चेन ऑफ कमांड कंटिन्यूस लाइन ऑफ अथॉरिटी दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम अपर लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू लोअर लेवल, लोएस्ट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लैरिफाइज हु रिपोर्ट्स टू हु।
जिसमें हमें नज़र आती है चेन ऑफ कमांड कि कौन सा बंदा किसको रिपोर्ट कर रहा है। एक जूनियर अपने सीनियर को, वो सीनियर उससे सीनियर को, यानी एक असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर को, एक मैनेजर सीनियर मैनेजर को, सीनियर मैनेजर आगे रीजनल मैनेजर को। दैट मीन एक हायरार्की चेन ऑफ कमांड के लिहाज से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो हमें दिखाई देता है। अथॉरिटी क्या होती है जी? द राइट्स इनहेरेंट इन अ मैनेजरियल पोजीशन। इससे अथॉरिटी को हम कह सकते हैं कि जो पोजीशन के लिहाज से इख्तियारात जो इनहेरेंट होते हैं, हर पोजीशन के अपने इनहेरेंट होते हैं इख्तियारात, दैट इज़ कॉल्ड अथॉरिटी। वो राइट्स जो किसी भी पोजीशन में के लिहाज से इनहेरेंट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, जो ड्यूटी जो इख्तियारात होते हैं, टू टेल पीपल व्हाट टू डू एंड टू एक्सपेक्ट देम टू डू इट, कि वो लोगों से किस तरह वो काम करवाना है, वो विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ही इन्वॉल्व हो रहा होता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? द ऑब्लिगेशन और एक्सपेक्टेशन टू परफॉर्म, कि वो कौन सी ड्यूटीज़ हैं दैट विल बी कंसिडर्ड एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी तरह यूनिटी ऑफ कमांड में द कॉन्सेप्ट दैट अ पर्सन शुड हैव वन बॉस एंड शुड रिपोर्ट ओनली टू दैट पर्सन। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये है कि एक ही बॉस हो जिसको सारे लोग जो है वो रिपोर्ट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड। स्पैन ऑफ कंट्रोल, जैसा मैंने बताया कि स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब ये होता है कि एक जो सीनियर है वो कितने अपने जूनियर्स को कंट्रोल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पैन ऑफ कंट्रोल। द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु कैन बी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली सुपरवाइज्ड बाय अ मैनेजर, कि एक मैनेजर जो है 6 बंदों को इजीली कंट्रोल कर सकता है या 20 बंदों को कर सकता है। अगर वो 20 को कर रहा है किसी पोजीशन के अंदर तो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल वो 20 वाला है। अगर वो 4 को कर रहा है तो वो स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या होगा? 4 लोग हैं जी। तो विड्थ ऑफ स्पैन इज़ अफेक्टेड बाई, अगर आप जितनी वो बढ़ी करते जाते हैं, विड्थ बढ़ाते जाते हैं स्पैन की, तो उसका इफेक्ट जो है स्किल्स एंड एबिलिटीज़ ऑफ द मैनेजर पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि कितनी स्किल्स मैनेजर कितना स्किल्ड है और कितनी उसकी एबिलिटी है, कितने लोगों को वो कंट्रोल इजीली कर सकता है। एम्प्लॉइज़ करैक्टरिस्टिक्स, फिर एम्प्लॉइज़ को देखा जा रहा होता है वो किस तरह के एम्प्लॉइज़ किस तरह के हैं, क्या उनकी खसूसियात हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द वर्क बीइंग डन, उनका काम देखा जाता है कि वो किस तरह का काम किस तरह का परफॉर्म कर रहे हैं, या एक ही जैसा टास्क परफॉर्म कर रहे हैं या कितना कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। फिजिकल परफॉर्मेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट्स देखी जा रही होती है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टास्क, के टास्क जो कर रहे हैं परफॉर्म कर रहे हैं वो किस स्टैंडर्ड का काम है। तो दीज आर एलिमेंट्स ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। इसके बाद ये एक एग्जांपल से आपको नज़र आ रहा है कि ये एक 4 एम्प्लॉइज़ का स्पैन है और इस तरफ राइट साइड पे देखें तो स्पैन ऑफ 8 है, यानी एक के नीचे 4 एम्प्लॉइज़ हैं, फिर 4 के नीचे 16 हो जाएंगे, हर एक के नीचे 4-4, तो 4 का स्पैन नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ देखें एक के एम्प्लॉई के नीचे 8 लोग काम कर रहे हैं, तो 8 के बाद 64 हो गए हैं। दैट मीन ये 8 वाला अज्यूमिंग स्पैन ऑफ 8 है। तो अल्टीमेटली स्पैन जितना बड़ा होता जाता है लेकिन वो स्किल ऑफ मैनेजर और डिफरेंट जॉब की नोयत के लिहाज से स्पैन को जो है ना वो डिज़ाइन किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर सेंट्रलाइज्ड भी हो सकता है और डिसेंट्रलाइज्ड भी हो सकता है। जैसा कि सेंट्रलाइजेशन जो है वो डिग्री है जिसमें डिसीजन मेकिंग जो है वो सिंगल पॉइंट एक ही जगह पे हो रही होती है। ऑर्गेनाइजेशन इन विच टॉप मैनेजर्स मेक ऑल द डिसीजंस एंड द लोअर लेवल एम्प्लॉयज सिंपली कैरी आउट दोज ऑर्डर्स, नीचे जो है वो सिर्फ इम्प्लीमेंट किए जा रही होती है, ऊपर डिसीजन मेकिंग की जा रही है और वही डिसीजन जो है वो नीचे तक टॉप टू द बॉटम चल रहा होता है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में नज़र आता है आपको, ऑर्गेनाइजेशंस इन विच डिसीजन मेकिंग इज़ पुश डाउन टू द मैनेजर्स हु आर क्लोजेस्ट टू द एक्शन। जो अगर एक सियालकोट में एक मैनेजर बैठा हुआ है तो वो वहाँ पे ही डिसीजन ले सकता है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, लेकिन जिस तरह प्राइवेट सेक्टर में आपको नज़र आता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो मैनेजर है उसको डिसीजन ले सकता है, उसको अथॉरिटी दी गई होती है, दैट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन। और सेंट्रलाइजेशन जो कि आपको गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में नज़र आता है प्योरली जैसे आर्मी है, तो दैट मीन सेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग जो है वहाँ पे यूज़ होती है। जो ऊपर GHQ में डिसीजन हो रहे हैं वही नीचे लेवल तक इम्प्लीमेंट किए जा रहे होते हैं। एम्प्लॉई एम्पावरमेंट, इंक्रीजिंग द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू ऑफ द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉई एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि आप अपने एम्प्लॉइज़ को एम्पावर करते हैं कि वो डिसीजन मेकिंग में अपना रोल प्ले करें, जो कि उनको अथॉरिटी दी गई होती है ताकि एम्प्लॉइज़ भी इन्वॉल्व हो इन डिसीजन मेकिंग। मोर डिसेंट्रलाइजेशन से मुराद ये है, मोर डिसेंट्रलाइजेशन जब भी होगी तो एनवायरनमेंट जो है वो कम्प्लेक्स हो जाएगी,
बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब निचले लेवल पे अगेन एंड अगेन रिपीटेड डिफरेंट डिसीजन लिए जा रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात उसमें कम्प्लेक्सिटी पैदा हो जाती है। लो लेवल मैनेजर्स आर केपेबल होना ज़रूरी है। अगर आपने इख्तियारात निचले लेवल तक मुंतकिल कर दिए हैं, डिसेंट्रलाइजेशन हायरार्की को यूज़ किया जा रहा है, तो दैट मीन वहाँ पे इतना केपेबल डिसीजन मेकर होना चाहिए, कहीं रॉन्ग डिसीजन मेकिंग ना होना शुरू हो जाए। तो लोअर लेवल मैनेजर्स वांट अ वॉइस इन decisions are significant, corporate culture is open to allowing managers to have say in what happens, companies geographically dispersed, effective implementation of company strategies depend on managers having involvement and flexibility to make decisions। तो ये सारे फैक्टर्स जो नज़र आ रहे हैं ये मोर डिसेंट्रलाइजेशन वाले फैक्टर्स हैं, जहाँ पे आपको कॉम्पिटेंट मैनेजर्स लगाने पड़ेंगे ताकि प्रॉपर जो है परफेक्ट डिसीजन मेकिंग हो सके। लेकिन ये ऐसा होता है जहाँ पे कंपनी जो है वो जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड होती है, बहुत दूर दराज एरिया तक कंपनी जो है वो फैली हुई है, तो वहाँ पे आपको लोकली डिसीजन मेकिंग के लिए अच्छे लोग जो हैं वो हायर करने पड़ते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर मज़ीद अगर फॉर्मलाइजेशन के बारे में देखें तो फॉर्मलाइजेशन क्या होती है? द डिग्री टू विच जॉब्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आर स्टैंडर्डाइज्ड एंड द एक्सटेंट टू विच एम्प्लॉय बिहेवियर इज गाइडेड बाय रूल्स एंड प्रोसीजर्स, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मलाइजेशन। एक लिहाज से डिफरेंट जो अपनी जॉब्स होती हैं उनके ख़ास स्टैंडर्ड बना दिए जाते हैं जिसको ओबे किया जाता है प्रॉपरली, उन रूल्स एंड रेगुलेशन को एम्प्लॉय जो है वो ओबे कर रहे होते हैं। हाईली फॉर्मलाइज जॉब्स होती हैं, ऑफर लिटल डिस्क्रिशन ओवर व्हाट टू बी डन। ये हाई जो फॉर्मलाइज जॉब्स हैं वहाँ पे आपको फॉर्मलाइजेशन नज़र आता है। लो फॉर्मलाइजेशन मींस फ्यूअर कंस्ट्रेंट्स ऑन हाउ एम्प्लॉइज़ टू डू देयर वर्क। वहाँ पे कोई इतनी पाबंदियाँ नहीं होती, एम्प्लॉइज़ जो हैं वो इतने बाउंड नहीं होते, वो अपनी मर्ज़ी से उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ताकि नज़र आती है कि इतना कोई फॉर्मलाइजेशन नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह जी नेक्स्ट बकिया जो इसके रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।